किसी भी लड़की की जिंदगी में शादी का दिन बहुत ही खुशी का दिन होता है। वही लड़की अगर शादी के दिन खुदकुशी करने की कोशिश करती है तो उसकी क्या वजह होगी? नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। कोई भी इंसान आत्महत्या जैसा गलत कदम तभी उठाता है जब वो किसी गहरे तनाव में हो या फिर कोई ऐसी मजबूरी जिसने उसके जीने की सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया हो। तो फिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से इस लड़की ने अपनी जिंदगी खत्म करने की ठान ली थी? या फिर सुसाइड करने की कोई और मजबूरी थी? क्या वो इस शादी से खुश नहीं थी? क्या ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही थी? या फिर सुसाइड के लिए कोई उसे मजबूर कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरा इंसान था? जानने के लिए देखते हैं यूपी की ये घटना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अरे वीरेंद्र, बहुरिया के लिए सामान लाओ। ला, इस सामान ला। बेटी, इस थाल को हाथ लगाकर स्वीकार करो। लाइए। हम तुम्हारा उसी तरह ध्यान रखेंगे जिस तरह तुम्हारे माता पिता तुम्हारा मायके में ध्यान रखते आए हैं। तुम्हें जब भी जरूरत होगी हम तुम्हारा साथ देंगे। अपने पांवों से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश कीजिए। आइए आइए दुरानी जी, आपको आपका कमरा हम दिखाएं। आइए। दिन अशोक भाई। अरे भैया बैठिए ना, आइए इधर बैठिए, आइए आइए। दो और हो जाए भैया। अपना ग्लास। बहू का ध्यान रखना। तो बोतल भी खत्म हो। चलता हूं अब मैं। जी भैया। बहुत खूबसूरत हो।
अरे दादाजी दादाजी नहीं कछु शर्म नहीं आती? नए नए बिजनेस स्कीम कह के इतना सारा पैसा डुबा दिया है तुम लोगन ने कि तुम लोगन का सारा कर्जा हम चुका रहे हैं। हमारी देन है कि तुम लोगन का दाना पानी चल रहा है। शादी हो चुकी है तुम लोगन की। हमका माफ कर दीजिए, आज के बाद हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। और हाँ वीरेंद्र, तुम्हारा टिकट करवा दिए हैं। अब ज्यादा मेहरारू के पल्ले से ना बंधो, सीधा लखनऊ निकलो और कोल्ड स्टोरेज संभालो। दादाजी कुछ दिन और रुकने देते तो। काहे? अरे हम कह रहे हैं कि तुम्हारा टिकट करवा दिए और तुम रुकने की बात कर रहे हो। चलो तेजी से निकलो अब। सारे कमीने कामचोर हो गए सब। दादाजी ऐसा कैसा बर्ताव कर सकते हैं आप लोगों के साथ? तुम्हें इन सबसे क्या लेना देना? आप हमें गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस परेशान हूँ कि आप लोग कितने बड़े हो गए हैं और दादाजी डंडे से अभी भी। देखो रेनू, वो हमारे बड़े भाई है, दादाजी हमरे, वो हमको डंडे से मारे या बंदूक की गोली से मारे। अरे जब हमको इतराज नहीं, तुम क्या बोल रही हो? अरे तो इतनी सी बात पे आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? पत्नी है हम आपकी। पत्नी है तो पत्नी बन के रहो। हम भाइयों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसमें दखल ना दो तो अच्छा है, समझी? भूलते खुद हो और परेशान हमको करते हो। कमाल कर रही हो। हम तो बस ये पूछ रहे हैं कि गर्म कपड़ा रखे कि नहीं रखे। लो देख लो ना खुद ही, और नहीं रखे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे खरीद लेना वहीं जाके। हाँ नहीं तो तुम भी ना कभी कभी तो बस अजीब आदमी से पाला पड़ा है मेरा। क्या कभी कभी है? मतलब क्या है तुम्हारा? कछु नहीं है मतलब। जाइए। क्या देख रहे हो तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी? अच्छा लगता है दूसरों की बातें चुप चुप के सुनना? जाओ जाकर अपना काम करो, जाओ। भैया चलिए हम आपको स्टेशन तक छोड़ देते हैं। अरे टीका अच्छे से पूछ लेना, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। तुम्हारे आने से हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई है। आज शादी हुई है, कल को बच्चा होगा। अब बहू तुम ही संभाल सकती हो हमरे अशोक को। अब क्या कहें, भाई है हमरा, पर जरा भी जिम्मेदार नहीं है। संभाल लोगी ना? विश्वास करें ना, हमको तुमसे ढेरों उम्मीदें हैं। एक लड़की जो घर में दुल्हन बनकर आई थी, उसके साथ दुल्हन जैसा व्यवहार नहीं हो रहा था। शादी के बाद भी उसके पति ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्या वो इस शादी से खुश नहीं था? क्या घर में कोई दूसरी प्रॉब्लम चल रही थी जिसको रेनू समझ नहीं पा रही थी? आहा दुरानी जी, अगर आपका बनाव श्रृंगार हो गया हो तो चले, दादाजी बुला रहे हैं आपको। अभी इस वक्त? हाँ तो दादाजी के बुलाने का कोई वक्त थोड़ी होता है। वो जब चाहे जिसको चाहे बुलवा सकते हैं। चले? अरे संतो, अरे संतो, सिर्फ पैक पे पैक पिलाओगी कि चखना भी खिलाओगी? हाँ हाँ है दादाजी, अभी लाए। ये लीजिए दादाजी। अरे रेनू, वहां क्या कर रहे हो? अरे आओ आओ, अरे आओ अंदर आके बैठो। अरे शर्माओ नहीं, आओ आओ। अशोक नहीं आएगा अभी तक? जी नहीं। अपने आवारा दोस्तों के साथ बैठ के पी रहा होगा। खड़ी काहे हो? बैठो। अरे दादाजी बोल रहे हैं तो बैठ जाओ। बनाएगा तुम्हारे लिए भी एक हल्का सा
जी नहीं। शर्मा रही हो, कोई बात नहीं, गिलास में भर लो और अपने कमरे में जाके पी लो। अब संतो स्मॉल से सीधा डबल लार्ज पे आ गई है, बढ़िया है। अरे लो लो। बनाए पियोगी? जी नहीं, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, बहुत सारा काम है। अरे बहुरिया, अरे सुनो, शर्मा आ गई। अरे आप कब आए? हमें आपसे कुछ बात करनी थी। जब से हम यहाँ पे आए हैं बहुत अजीब सा लग रहा है, यहाँ का माहौल, दत्ता जी, संतो भाभी। आप हमेशा मुंह क्यों मोड़ लेते हो? जब से हम यहाँ करके आए हैं ठीक से बात तक नहीं कर पाई हूँ मैं। हमेशा दूर दूर रहते हो, आप हमको पसंद नहीं करते हो क्या? अरे रेनू, तुम गहाँ की बात गहाँ जोड़ देती हो, अरे दिल का दाढ़ बना देती हो। देखो हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा, हमको सोने दो। हमको काम पे जाना है, हम लेट हो रहे हैं। सुनो ना, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे देवर जी, आपको दद्दा जी बुला रहे हैं। आए भाभी। सुनो ना, यहाँ इस तरह? अरे वो कान है कि हमारे बाथरूम में ससुरा गर्म पानी नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ चले आए। अरे अरे ये तो लेती जाओ। अरे तुम्हारे बाथरूम में भी गर्म पानी नहीं आ रहा है, एक काम करो, हमरे लिए चूल्हे पे पानी गरमा दो। अरे गरमा दो। शर्मा आ गई। सुनिए। हाँ बोलो, क्या हुआ? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपसे कैसे कहूँ। मैं बाथरूम के अंदर नहाने गई थी और दत्ता जी बिना पूछे, बिना हिचकिचाहट के अंदर घुसे आए। मेरा मतलब है मैं घर की बहू हूँ उनकी, और वो मेरे पिता समान जेठ है। कैसे कर सकते हैं वो ऐसा? जबान पे लगाम दो रेनू। अरे बहुत साधारण सी बात है, उनके बाथरूम का नलका खराब हो गया इसलिए तुम्हारे कमरे में आए होंगे। अगर मेरी बात तो सुनो ना। भूल जाओ इस बात को, आगे मत बढ़ाओ इस बात को, भूल जाओ। सुनिए ना, हमें आपसे कुछ बात करनी है, अभी इसी वक्त।
तुमको हर समय कोई ना कोई बात करनी ही होती है। देखो हमारा दिमाग मत खाओ और सोने दो। सुनिए ना, इस घर में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, और जो चल रहा है वो देख के हमें घुटन होती है। वो दादाजी और संतू भाभी के बीच में कुछ चल रहा है। अरे तुम्हारी मत्ती मारी गई है क्या? जो मन में आए बोली जा रही हो। वो हमारे और वीरेंद्र भैया के लिए पिता के समान है। अरे हमने अपने आंखों से देखा है दादाजी वो संतू भाभी के कमरे से। छी, मुझे बोलने में भी घिन आती है। देखो अपने दिमाग का फितूर निकालो और सो जाओ, और हमका भी सोने दो। अरे लेकिन हर पति की यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पत्नी की जरूरतों को समझे और उसका साथ निभाए। फिर रेणु का पति उसे नजरअंदाज क्यों कर रहा था? काशीनाथ के प्रति शिकायत करने के बावजूद क्यों अशोक अपने बड़े भाई की तरफदारी कर रहा था? एक पत्नी ससुराल में पूरी तरह अपने पति पर निर्भर होती है। रेणु को यह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। कहीं ये सब बातें किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा तो नहीं कर रही थी? भाभी, आपसे हमें कुछ बात करनी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे बताओ। दरअसल बात ये है कि हम ये बात को अंदर दबा के भी नहीं रख सकते। भाभी, कल रात मैंने जेठ जी को संतू भाभी के रूम से निकलते हुए देखा। भाभी, भाभी, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, ये हमका बदनाम करके तुमको कहाँ मिलेगा? तुमको क्या लगता है मैं तुमको बदनाम कर रही हूँ? तुम इस घर की मान, इज्जत, मर्यादा सब कुछ मिट्टी में मिला दे रही हो, और वो भी पिता समान जेठ जी के साथ। जबान को लगाम दो रेनू। नई नई बहू हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जो जी में आए वो कह लो और हम सुन लें। कल रात की बात का बतंगड़ बना रही हो तो हाँ सुनो। हाँ, जेठ जी आए थे हमारे कमरे में। अरे जेठ जी का सर दर्द से फटा जा रहा था तो वो दवाई लेने आए थे हमारे कमरे में, और का। और एक बात याद रखना, अपनी हद में रहोगी ना तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। अरे इनका एकदम टाइट रखना, डीप कट ब्लाउज, पीछे जाली बनाओ वैसा वैसा। हाँ, अरे बुद्धू होगा, तुमको नाप लेना भी नहीं आता? देखो कैसे नाप लेते हैं, हम बता देंगे। हटो, चलो यहां से। करवा चौथ का व्रत आ रहा है, इतना बड़ा त्योहार है लेडीज के लिए, नया कपड़ा तो होना चाहिए ना। हाँ, उठाओ, नाप लेने दो। 36 कमर 24 18। थोड़ा हाथ ऊपर लाओ। 9 5 लिख लो ना, सब नाप लिखा ना बराबर से? प्रणाम दादाजी। अरे तुम गए नहीं अभी तक लखनऊ? दादाजी हम सोच रहे थे कि कुछ दिन और रुक जाते और उसके बाद चले जाते। अरे मेहरारू मिली नहीं कि जिम्मेदारी फिनिश। अरे हम है नहीं यहाँ सबका ध्यान रखने के लिए। जाओ वहां जाके वीरेंद्र का हाथ बढ़ाओ गोल्ड स्टोरेज में। जी दादाजी। अब जाओ अभी। अब दादाजी को समझाओ ना प्लीज। अभी तो शादी हुई है हम दोनों की, ठीक से बात तक नहीं की है हम लोग ने। रेनू दादाजी का हुक्म है, हम नहीं टाल सकते हैं। क्या दादाजी आपके लिए सब कुछ है? मैं कुछ भी नहीं हूँ। रेनू हमको जाना ही पड़ेगा। कब आएंगे आप? जब दादाजी वापस बुलाएंगे। अशोक, ए अशोक, रेनू हमको जाना होगा। लेकिन हमको जाना पड़ेगा रेनू। लेकिन सुनिए तो, सुनिए।
संतो मजा आ गया, कितना आराम मिल रहा है, थोड़ा और ऊपर। हाँ संतो मजा आ गया। अरे बाप रे बाप, मार डाला। संतो तुमसे नहीं होगा, खा खा के भैंस हो गई हो। अरे हमरे कमर तोड़ दोगी, बहुरिया को बोलो। रेनू, ओ रेनू, दादाजी की कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आके दबाओ। अरे संतो, रेनू की मदद करो। अरे रेनू, तुम सुनती काहे नहीं हो? कितनी देर से कह रहे हैं तुमसे, दादाजी की कमर दबाओ ना। अरे जल्दी चढ़ाओ, कमर टूटी जा रही है। हाथ दबाओ। अरे ये चढ़ा। अरे हमारा हाथ तो छोड़ो। हाँ, खड़ी हो। ये बात, शाबाश। मजा आ गया। पहली बार कर रही हो ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब दर्द भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अरे रेनू, लगा तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना? कहीं नहीं लगा ना? अरे अरे संतो, अरे संतो, तुम्हें मालिश करो ना। कहा दादाजी, अभी तुम खा खा के भैंस हुए थे, अब क्या हो गया? अरे तुम करो ना संतो। हाँ, करते हैं, हम ही करते हैं। अरे देवरानी जी, खोलो ना, काहे बंद कर रही हो? हाँ, और इतनी भी कहाँ नफरत हमसे? हम तो तुम्हें ही कुछ समझाने आए थे। हमें सब समझ में आता है, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो है, और नहीं है ना तो पड़ जाएगी जरूरत। वो कहा है कि दादाजी इस घर के मुखिया हैं और बहुत ही भले हैं वो। अरे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरत को वो फटाफट पूरी कर देते हैं। अब उसके बदले में हमने थोड़ी बहुत उनकी सेवा कर दी तो कौन सा पाप कर दिया? हाँ, जिसको तुम सेवा कह रही हो ना, वो पाप है। तुम ना बहुत ही ढीठ हो, और तुम्हें समझाना तो दीवार से अपना माथा फोड़ना है बस। ठीक है, तुम जाओ अभी, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। हाँ तो ठीक है ना। ओ, हम तो दवा लेने आए थे तुम्हारे पास, काहे के हमारी तबीयत आज ठीक नहीं है। अरे सर में दर्द और दर्द से चक्कर आ रहे हैं बहुत। कोई दवा हो तो दे दो, हम जाएं यहाँ से। ठीक है, रुको 1 मिनट। लो। हाँ, लो। अच्छा तो अब हम चलें? बहुत दर्द। सुनो, हाँ, चाहो तो तुम आज रात यहीं पे सो जाओ। उसकी कोई जरूरत ना है। अच्छा तुम ऐसा करना, दरवाजा खुला रखना, अगर ज्यादा तबीयत खराब हुई ना तो आ जाएंगे हम। अच्छा अभी चल रहे हैं। अरे सर फटा जा रहा है चक्कर से। यहाँ? अरे रात में अशोक की कमी तो खलती होगी, वो कमी हम पूरी कर देंगे, घबराओ नहीं। अरे काहे घबराती हो इतना? जेठ है तुम रे, चाहो तो
दोस्त भी बन जाते हम दोनों। बस अब और नहीं। अरे आप इंसान हो या जानवर, तंग आ गई हूं मैं आपसे, आपके इस घर से। अभी इसी वक्त मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे काहे इतना गुस्सा करती हो बहुरिया? अरे रेनू, अरे रुको तो सही। अरे रेनू रुको, अरे हमारी बात तो सुनो। कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ पे और नहीं रुकने वाली, मैं अपने पापा जी के घर जा रही अरे हूँ। रुको तो सही। अरे दत्ता जी देखिए। क्या ये वही बड़ा भाई काशीनाथ था जिसने अपने छोटे भाई की पत्नी रेनू को बेटी की तरह रखने की रस्म निभाई थी? रेनू पर काशीनाथ की बुरी नजर पहले से ही थी और रेनू काशीनाथ की मानसिकता को समझ चुकी थी, लेकिन वो उसका खुलकर विरोध नहीं कर पा रही थी। एक औरत के लिए उसका सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है और रेनू को यह बात समझ में आ चुकी थी कि यह घर अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है। अपने ससुराल को छोड़ने के लिए इससे बड़ी वजह उसे नहीं मिल सकती थी, लेकिन क्या उसका यह कदम उसे मुश्किलों से निजात दिला पाएगा? मम्मा, क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ? मम्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले जाइए यहाँ से। देखा देखा आपने, ये संस्कार है आपकी बेटी की। अरे कहाँ गलत सोचा हमने? अगर हमने अपने पूरे परिवार को एकजुट बना के रखने की सोचा तो काहे हम सारे भाई अलग अलग रहेंगे? अभी बताइए। और आपकी बेटी चाहती है कि अशोक को लेकर अलग रहे। अब इस बात के खिलाफ हम भी हैं और अशोक भी। और ये बात आपकी बेटी को बुरा लग रहा है। हम भाइयों के बीच में बंटवारा कराना चाहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा जी। दरअसल बात ये है पापा जी। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रेनू बेटा। तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है, वही तुम्हारा मंदिर है। उसे तोड़ो नहीं बेटा, उसे जोड़ के रखो। पापा जी मेरी बात तो मानिए पापा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। जैसे आई हो वैसे ही जेठ जी के साथ वापस अपने घर जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। वापस ससुराल जाओ। प्लीज पापा जी मेरी एक बार बात मान लीजिए। मैंने कह दिया ना, जाओ ससुराल वापस। लेकिन पापा जी। चलो बहू चलो, पापा जी ने कहा ना, चलो पापा जी ने कहा ना। पापा जी क्या सोची तुम कि तुम चिड़िया की तरह फुर से उड़ जाओगी और हम आसमान में ताकते रहेंगे? काशीनाथ नाम है हमारा, कच्ची गोली नहीं खेले हैं। अभी घर सचमुच में पिंजरा बनेगा तुम्हारी खातिर। यहीं रहना है तुमको, वो भी हमारी मर्जी से। हमारी मर्जी के बिना इस घर का कोई भी व्यक्ति सांस भी नहीं ले सकता। भागने की बात तो दूर की है। प्रणाम दादाजी। कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ चले गए थे? ले चलो मुझे यहाँ से अशोक। मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती और प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। तुम कहीं पे भी लेके चलोगे मैं रह लूंगी, कुछ भी दोगे मैं खा लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से लेके चलो प्लीज। घुटन होती है मुझे यहाँ पे, घिन आती है दादाजी से, ये माहौल से। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे वो बड़े भाई है हमरे, दादाजी है हमरे। अरे पाल पोस के बड़ा किए, हम उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते। बड़े हैं तो क्या कुछ भी करेंगे? तुम्हारी पत्नी के आत्मसम्मान की मान मर्यादा के साथ खिलवाड़ करेंगे और तुम चुपचाप तमाशा देखोगे। एक काम करो, ये चूड़ियां पहन लो क्योंकि तुम इसी के लायक हो। अगर तुम अपने पति की मान मर्यादा, उसकी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते तो काहे के पति, काहे के मान
अशोक, अशोक, आया दादाजी। काहे इतने जल्दी आ गए लखनऊ से? दादाजी वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। थोड़ी तबीयत खराब थी ना? लखनऊ में डॉक्टर नहीं थे का जो सीधा जोरू के पास भागा है? सब नौटंकी समझते हैं। अभी अभी आए हो ना? बिस्तर तो नहीं खोले ना? नहीं। खोलना भी नहीं। वही बोरिया बिस्तर सीधा उठाओ और लखनऊ के लिए पहली ट्रेन पकड़ो और वहीं जाके दवाई करा लेना। पर दादाजी हम अभी। अरे ये अर पर कहाँ है? बोला ना तुमको, जाओ। जी दादाजी। अशोक, अशोक प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ, मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के। रेनू हमको जाना होगा। अशोक प्लीज, हमको जाना होगा रेनू। अशोक प्लीज, अशोक अरे तुम काहे रोती हो? हम हैं ना तुम तुम्हारे मायके में रहोगी, ना अशोक के साथ कहीं और। तुम यहीं हमारे पास रहोगी। जैसे घर के दूसरे लोगों ने हालात से समझौता कर लिया है, वैसे तुम भी समझौता कर लो। तुम जैसे लोगों पे घिन आती है। छू! इसे आज अभी के अभी तैयार करो, देखते हैं कैसे नहीं होती ये हमारी। इसने अब तक हमारा एक ही रूप देखा है, अब दूसरा रूप भी दिखाना ही पड़ेगा। अशोक को उसकी पत्नी ने चूड़ियां देकर पति धर्म की रक्षा करने के लिए ललकारा था, पर क्यों मजबूर था उसका पति अपने बड़े भाई के आगे? क्या वो जानबूझकर अपनी पत्नी को नजरअंदाज कर रहा था? आखिर क्या वजह थी कि घर के बाकी सदस्य रेनू का साथ नहीं दे रहे थे? काशीनाथ की पत्नी चुप क्यों थी? काशीनाथ के शैतानी दिमाग में क्या चल रहा था और उसकी अगली चाल क्या थी? अरे काहे अपनी जिंदगी नरक बना रही हो? हाँ, मान ही जाओ। और कहाँ मिलेगा तुम्हें ऐसा करके? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगी? अरे औरत जात कभी आदमी से ना जीत सकी है। ये क्या? ये हाथ दादा, ये तो गई, हाथ काट लिया इसने। हाथ, इसे अभी के अभी अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। अच्छा वो आप इन्हें वक्त पर लेकर आ गए, काफी खून बह गया है, पर आप फिक्र ना करें, हम कैसे भी करके इन्हें बचा लेंगे। 2 लाख है, बाकी 3 लाख बाद में। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत है? ये तो हमारी ड्यूटी है। वही तो, ड्यूटी नहीं करनी है आपको। मतलब वो बचने नहीं चाहिए। आप इसे ऐसा निपटा दीजिए कि लोगों को लगे ज्यादा खून बहने की वजह से मर गई। अच्छा हुआ वो कल मुही चली गई,
वरना हमारी तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं जाता था। बस कुछ देर के लिए भटक गया था। ऐसे में रेनू अगर हॉस्पिटल में बच जाती है और किसी सामने मुंह खोल देती है तो फिर तुमसे दूर ही रहना पड़ता जेल में। जेल में रहें आपके दुश्मन, अब आज के बाद ऐसी बात मत बोलिएगा। हाँ, अरे आप तो हमारे दिल में रहेंगे। तो फिर आओ दिल में। अरे कितनी बार कहा कि दरवाजा खटखटा के आया करो, समझते नहीं होगा? जी वो बाहर पुलिस आई है। पुलिस? आपकी छोटी बहू के साथ क्या हुआ जो वो इस तरह अस्पताल में है? अरे कुछ नहीं हुआ उसे, वो ठीक हो जाएगी, अच्छी भली थी। वो बस बाथरूम में कुर्सी पे खड़ी होकर कुछ कर रही थी, पता नहीं कैसे फिसली और आईने से टकरा गई। पर आप लोग यहाँ क्यों आए? पूछताछ करने। पूछताछ? मतलब वो ठीक तो है ना? अरे बोलिएगा आप लोग, वो मर गई कहाँ? आप लोग हमारे साथ हॉस्पिटल चलिए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। कितनी अच्छी दौरानी थी हमारी, हमको छोड़ के चली गई। अरे ये कौन उम्र थी जाने की बहुरिया? अरे अभी अभी तो शादी हुई थी, कहा जवाब देंगे हम अशोक को? आपको क्यों लगता है कि गई? क्या मतलब है आपका? मतलब उधर देखिए। कमाल हो गया। अरे कमाल हो गया, भगवान का शुक्र है, हमारी बहुरिया बिल्कुल ठीक ठाक है। अरे गिरजा, संतो, देख, रेनू बिल्कुल ठीक ठाक है। अरे बिल्कुल ठीक है हमारी रेनू। रेनू हमारी बहन। इंस्पेक्टर, यही है आदमी, इसी ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे इन्हें नहीं बचाने के लिए, और साथ ही साथ 3 लाख रुपए का झांसा भी दिया था। ये डॉक्टर साहब बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अरे सरासर झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ। तो सच क्या है? तेरा सच पुलिस स्टेशन में निकलवाता हूँ, ले चलो इन्हें। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे हमको कहाँ ले जा रही? हम कहा कि बात सुनो हमारी। बोलो। हमारा घर, हमारा परिवार कैसे और किस तरह जिएगा? क्या खाएगा, क्या पिएगा, सब कुछ दद्दा जी के नियम के मुताबिक ही चलता था। आप छोटी से छोटी जरूरत के लिए हमें दद्दा जी के पास ही जाना पड़ता था। मेरे पति, इनके पास तो 1 रुपया भी नहीं रहता था, दद्दा जी के पास ही ये भी मुझे भेज दिया करते थे। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, जेवर, कपड़ा, लत्ता, बस इसीलिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैंने हालात से समझौता कर लिया, और मैं करती भी क्या। ये समझौता नहीं, तुम्हारा लालच था। बेशर्मी का खेल खेलती रही तुम काशीनाथ और दद्दा जी के साथ, और अपनी इस खेल में बेचारी रेनू को भी परेशान करते रहे तुम दोनों। और आप उनकी पत्नी होकर चुपचाप सब कुछ देखती रही। मैं क्या कहती, खुद एक लाश बनकर रह गई थी। अगर कुछ कहती तो मारा जाता, पीटा जाता। मेरी बातों का कोई मूल्य ही नहीं था। एक दहशत सी बैठ गई थी मेरे दिल में, इसलिए हमेशा खामोश रहती थी। दद्दा जी ने हमसे पहले कह दिया था कि शादी तुम्हारी होगी, लेकिन तुम्हारी बीवी हमारी होगी। हम क्या करते, हम मजबूर थे। एक तो हमारे पास करने के लिए कुछ काम नहीं था, बेरोजगार थे, और दद्दा जी हमें कोई भी काम सौंपते थे तो अनजाने में नुकसान हो ही जाता था। इसलिए हम लोग दद्दा जी से डरते थे। खुद समझ में नहीं आ रहा था कि खा करे खा ना करे।
फिर हमने रेनू के आंसू देखे, उसके डर को महसूस किया और हमारे अंदर का डर खत्म हो गया। इसलिए हम लखनऊ नहीं गए, स्टेशन से वापस आ गए। लेकिन जब हम वापस आए तो हमने देखा कि लोग रेनू को अस्पताल लेके जा रहे थे और फिर रेनू तुम ठीक तो हो ना? लेकिन यहाँ ऐसे हमको यहाँ से अभी निकलना पड़ेगा। क्यों? मैं वो तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। है कोई जवाब आपके पास इन सब की बातों का? रिश्तों को बदनाम कर दिया तुम लोगों ने। रिश्तों के साथ इतना घिनौना खेल? कौन गिर सकता है इतना नीचे? एक जानवर भी तुम लोगों से बेहतर होगा। लेके जाओ इन दोनों को। चल हमको माफ कर दो रेनू, हम हमेशा तुम्हारा साथ निभाएंगे। एक जेठ अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत के बारे में सोच भी कैसे सकता है? कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? ससुराल में पत्नी के लिए जेठ पिता समान होता है, पर काशीनाथ कैसा जेठ था? घर की और महिलाएं तो हालात के साथ समझौता कर चुकी थी, लेकिन रेनू को यह स्वीकार नहीं था। उसने काशीनाथ को पुलिस के हवाले कर ना सिर्फ कानून की मदद की, बल्कि अपने सम्मान और अधिकार को भी हासिल किया। आज हमारे समाज में कितनी और रेनू होंगी जो काशीनाथ जैसे शैतानों के हाथों घरेलू हिंसा और शोषण की शिकार होंगी। जो कुछ हुआ उसमें रेनू के पति अशोक का भी दोष था, क्योंकि अपनी पत्नी की हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी थी, जिसमें वो पूरी तरह नाकाम रहा। काशीनाथ सिंह को अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए आईपीसी सेक्शन 307, रेनू को जबरन कैद करके रखने के लिए सेक्शन 363, रेनू के साथ मोलेस्टेशन के लिए 351 और 354 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही संतों को काशीनाथ की मदद करने के लिए सेक्शन 120B के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। याद रहे, हमें घर के बाहर के अपराधियों के साथ साथ सतर्क रहना है उन अपराधियों के साथ भी जो रिश्तों की आड़ में अपराध करते हैं। अपराधियों को कानून के हवाले करने का वक्त अभी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर होगी आपसे मुलाकात यूपी में जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।